हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस के। ये 30 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। दी होल बिजनेस इज कंसर्न, यानी कि जो हमारा पूरा बिजनेस है वो किससे कंसर्न है? फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर, फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एजेंट, या फिर फ्रॉम कस्टमर एंड एजेंट। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे बिजनेस की बात आ रही है तो कस्टमर्स तक पहुँचना ये हमारे बिजनेस से कंसर्न नहीं है, क्योंकि कस्टमर बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ही बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और एजेंट का भी यहाँ से बिजनेस से कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया एंड ये कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी पार्टनर्स आर देयर इन द केमिकल बिजनेस। बताइए कितने पार्टनर होने चाहिए केमिकल बिजनेस में? 50, 20, 10 या 7? देखिए, यहाँ इसका आंसर होगा 20। एक केमिकल बिजनेस हो अगर हम बात करें तो उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी संख्या 20 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्री हमारे एक्सट्रैक्शन है? एनिमल हस्बेंड्री, फिश, पिग फार्मिंग या फिर फॉरेस्ट्री। बताइए। देखिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की बात की जा रही है तो एनिमल, फिश, पिग ये सब हमारा इसमें नहीं आती हैं। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन में आती है हमारी फॉरेस्ट्री, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। बताइए, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसका प्रिंसिपल किसने दिया था? हिक्स, किन्स, डनलप या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रिंसिपल है ये दिया था प्रोफेसर डनलप ने, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ propounded द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ ये। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बहुत पूछी जाती है। पोर्ट्स एंड लोअर, मैस्लो, वेरूम या फिर हर्ट्सबर्ग, किसने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? देखिए, ये दी थी विरोम ने। इसका पूरा नाम विरोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी है। ठीक है, मैस्लो ने दी थी नीड नीड और हर्ट्सबर्ग ने कौन सी दी थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इट मीन्स दैट authority of every person must be clearly defined. A good organization should have many departments. Each subordinate must have only one officer. A manager can control only a limited number of extraction. बताइए। आपको क्या लगता है इसका आंसर? देखिए, एक्सटेंशन की बात की जा रही है। अगर हम मैनेजमेंट को एक्सटेंड कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक मैनेजर को सिर्फ लिमिटेड नंबर को ही एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक सेपरेट मैनेजर होगा जिसको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लोग को एग्जीक्यूट करना होगा। उस पूरे होल बिजनेस का एक मैनेजर नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज होंगे, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट को एक्सपेंड करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हर प्रोजेक्ट का, हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट मैनेजर होता है, जो कि अपने जितना उसके अंदर पर्सन है या जितनी उसके
वर्क में आ रहे हैं पर्सन, सिर्फ उन्हीं को उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको सबको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is called a special scheme which is made to execute in specific circumstances? प्रोग्राम, प्रोसीजर, पॉलिसी, स्ट्रेटजी और बैरिकेड, बताइए। जब हम किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल स्कीम बनाते हैं और उस किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोला जाता है कार्यक्रम, ठीक है। स्पेशल काम के लिए बनाया जा रहा है, कहते हैं ना हमने इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है, ठीक है, किसी चीज़ को स्पेशल को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है, द रिटायरिंग पार्टनर इज द थर्ड लाइबिलिटी अंटिल इट्स लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, यानी कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसकी थर्ड पार्टी के लिए उसका जो लाइबिलिटी है वो कब तक बनी रहेगी। इफ़ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट, यानी कि वो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता कि वो रिटायर हो रहा है। इफ़ दे डू नॉट पे देयर ओन ड्यूज, यानी कि वो उसके जितनी भी ड्यूज हैं उसने जब तक उनका पेमेंट नहीं कर दिया है, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ऑफ दी अबव, बताइए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ना ही जब तक उसने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो कंपनी से अलग हो गया है तब भी वो लायबल होगा, और अगर उसके जो ड्यूज हैं वो उसने पेमेंट नहीं किए हैं तब भी वो लायबल होगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस ऐसी हैं जिसके होने पर कोई भी रिटायरिंग पार्टनर कंपनी के लिए लायबल हो सकता है, ठीक है। तो उसको अपने ड्यूज भी पे करने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसको यहाँ पर जो जब भी वो रिटायर होगा तो उसकी पब्लिक नोटिस भी उसको देनी होगी कि अब मेरा इस कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज सफिशिएंट इफ, केवल नोटिस डिसोल्यूशन का किसी फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है तो केवल नोटिस सफिशिएंट है, किस कंडीशन में? बी अ पार्टनर फॉर अ लिमिटेड टाइम, अगर पार्टनर लिमिटेड टाइम के लिए है, सॉरी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अगर लिमिटेड टाइम के लिए है, पार्टनरशिप शुड नॉट फॉर अ लिमिटेड, अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ऑन पार्टनरशिप इलेक्टिव्स, यानी कि खुद की इच्छा पर, ऑन कंप्लीशन ऑफ पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव, यानी कि कंपनी के जब ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए उसके बेसिस पर, सिर्फ कहाँ पर उसको सिर्फ एक नोटिस से वो वहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। देखिए यहाँ पर आप इलेक्टिव्स की जगह एट विल भी कर सकते हैं, क्योंकि एट विल आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, कॉमन है, ठीक है। तो देखिए आंसर जो होगा वो होगा सी, अगर कोई भी पार्टनरशिप एट विल पर है यानी कि खुद की इच्छा पर बनाई गई है तो वहाँ पर सिर्फ नोटिस देकर उसको वहाँ पर डिसोल्यूशन फॉर्म का किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ये पंजाब नेशनल बैंक है वो किस तरह का ग्रुप है? अ पब्लिक कॉरपोरेशन, अ गवर्नमेंट कंपनी, अ कलेक्टिव कंपनी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बताइए। देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे वो ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पब्लिक के लिए काम कर रही है इसलिए पब्लिक कॉरपोरेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, हुज ग्रुप इज इंडियन रेलवे, कौन सा ग्रुप है जो इंडियन रेलवे सॉरी इंडियन रेलवे जो है किसका ग्रुप है? पब्लिक कंपनी का, कलेक्टिव कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। बहुत सिंपल है, ये सब लोग जानते होंगे, जो हमारी रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो एक सरकारी विभाग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द कॉर्पोरेट सोसाइटी, यानी कि कॉर्पोरेट सोसाइटी में कितने मिनिमम पर्सन होने चाहिए? 5, 10, 15, 20।
मिनिमम लिख लीजिएगा क्योंकि हिंदी में यहाँ पे न्यूनतम दे रखा है, तो आप यहाँ पे मिनिमम कर लीजिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 20 लोग हैं मिनिमम, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिट। एक कंपनी ऑडिट की सिविल लाइबिलिटी क्या होगी? फॉर नेग्लिजेंस, यानी कि किसी भी नेग्लिजेंस लापरवाही के लिए, ऑन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन द रिपोर्ट, ऑन विलिंगफुली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे कंपनी ऑडिट की सिविल लाइबिलिटी पूछी गई है। सिविल लाइबिलिटी, देखिए कंपनी की जो ऑडिट है उसकी बहुत सारी लाइबिलिटी होती हैं, सोशल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, ये सारी मैंने ऑडिट के चैप्टर में पढ़ा रखी हैं थ्योरी के, तो आप थ्योरी चैप्टर इसका देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फॉर नेग्लिजेंस, यानी कि किसी भी लापरवाही के लिए, क्योंकि ये उसकी मोरल है, सिविल काम है उसका कि वो कोई भी काम कर रही है इस तरह का, तो वहां पे लापरवाही बिल्कुल भी ना की जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑडिट डन इन मॉडर्न कॉरपोरेशन। अब मॉडर्न कॉरपोरेशन में किस तरह का ऑडिट होता है, ये या फिर वो किस लिए किया जाता है? टू इंक्रीज बेनिफिट, टू मिनिमाइज लॉसेस, टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। बताइए मॉडर्न कॉरपोरेशन में ऑडिट क्यों किया जाता है? देखिए मॉडर्न कॉरपोरेशन में ऑडिट की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो कि करनी होती है लॉ से, इनको ये रूल है कि इनको अपनी ऑडिट करानी होगी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है। होप यहाँ पर सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑडिट मीन्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग अंडर ऑडिट लॉ प्रोविजन, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। बताइए गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब है? देखिए गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी ऑडिट की जा रही है वो उस ऑडिटर के द्वारा की जा रही है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट का द्वारा उसको रखा गया है, वो हमारी कहलाती है गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबका आंसर ये सही गया होगा। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। बहुत सिंपल है, सबको पता होगा इसका। ऑन 1 अप्रैल 1957, ऑन 1 अप्रैल 1950, ऑन 1 अप्रैल 1938, या फिर ऑन 1 अप्रैल 1935। बताइए। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑन 1 अप्रैल 1935, ठीक है। नेक्स्ट है, हु साइंस द इंडियन करेंसी ऑफ 1 रुपी, यानी कि 1 रुपए के नोट पर जो 1 रुपया होता है इंडियन करेंसी का, उस पर किसके साइन होते हैं? गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, या फिर महात्मा गांधी। बताइए। अगेन वेरी सिंपल है, देखिए इस पर जो साइन होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, और 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल है, द रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज्ड। अब जो रिजर्व बैंक है वो कब नेशनलाइज्ड हुआ? ऑन 1 जनवरी 1959, ऑन 1 जनवरी 1949, ऑन 1 मई 1932, एंड ऑन 1 मई 1930। बताइए। रिजर्व बैंक की नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए आप इसी से पता लगा सकते हैं, स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब आपको ए और बी में से लगाना है, तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था ऑन 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट है,
अ पर्सन हु प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट फॉर अ लॉस इज कॉल्ड, यानी कि एक पर्सन जो कॉम्पनसेट करने के लिए प्रॉमिस करता है कि किसी भी तरह का कॉम्पन लॉस हुआ तो वो कॉम्पनसेट करेगा, उसे क्या बोलते हैं? श्योरिटी, इंडेप्टू, डिटेक्टर या फिर प्रॉमिसरी? बताइए क्या कहा जाएगा उसे? देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा उसे हम कहेंगे डिक्टेटर, सॉरी डिटेक्टर, यानी कि हानि रक्षक। वो आपको हानि से बचा रहा है, ठीक है। प्रॉमिसरी नहीं कहेंगे, प्रॉमिसरी तो जब हम बिल की बात करते हैं तो वहां पर ये वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड बाय डिपॉजिटरी इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको गुड्स जो है डिलीवर होता है डिपॉजिट के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिटरी, श्योरिटी, बायर या नन ऑफ दीज? उसको बोलेंगे देखिए हम डिपॉजिटरी, ठीक है। डिपॉजिट के द्वारा यहाँ पे डिलीवर हो रहा है माल, तो डिपॉजिटरी कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है which of the following is the agent who guarantees the recovery of the full amount of the credit sale made by him? बताइए, सब एजेंट, हार्डवुड एजेंट, मेन एजेंट या फिर नन ऑफ दिस? देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। उसको बोलेंगे हम हार्डवुड एजेंट या फिर परिशोधी एजेंट, जिसको हम डेल क्रेडियर कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है the elasticity of demand for two fully substitute goods will be very high, very little, less या endless? बताइए। दो फुली सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होगी? देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड की बात की जा रही है तो इनकी इलास्टिसिटी क्या है? वो अनंत होगी, ठीक है। हम उसको क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है और फुल्ली है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी एंडलेस राइट आंसर होगा। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो इसकी थ्योरी हम करा चुके हैं कि किस में किस तरह की इलास्टिसिटी होती है डिमांड के चैप्टर में, वो आप जरूर देख लीजिएगा थ्योरी क्लास। नेक्स्ट है if the demand for the commodity is elastic, then the total expenditure incurred on the commodity when the price is decreases, यानी कि अगर किसी भी वस्तु की मांग लोचदार है तो कीमत घटने पर उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय कैसा होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वैसे ही रहेगा या फिर निरंतर घटता रहेगा? बताइए, सॉरी बढ़ता रहेगा। बताइए, ये घटता बढ़ता है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दोनों आएगा, ठीक है। बताइए। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी क्या है? इलास्टिक है। और यहाँ पे अगर जो एक्सपेंडिचर है उसके इनकर हो रहे हैं कमोडिटी पे, जब प्राइस डाउन हो रहे हैं तो वहाँ पर कीमत की मांग जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि प्राइस डिक्रीज होंगे तो वो बढ़ेगी, क्योंकि अपोजिट होता है ये, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑफन डिमांड्स फॉर इसेंशियल गुड्स, यानी कि जो हमारे जो इसेंशियल गुड्स होते हैं उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादातर कैसी रहती है? आर इक्वल टू द यूनिट, यूनिट एक्सीड्स, इज लेस देन द यूनिट या फिर इज कम्प्लीटली इलास्टिक? बताइए। देखिए लेस देन द यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसेंशियल है ये, इनका प्राइस कैसा भी हो हमारा इसकी जो डिमांड है वो वैसी की वैसी रहेगी, प्राइस से ये हमें यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये इसेंशियल गुड्स हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
इन इनकम एंड डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, यानी कि जो हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनकी इनकम और मांग में क्या होगा, कैसी होती है, डायरेक्ट रिलेटेड होती है, नेगेटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, या फिर कोई संबंध नहीं होता है, बताइए। देखिए जो हमारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है इन्फीरियर गुड्स का, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स के अंदर डिमांड और इनकम का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड यहाँ पर क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाएगी, और प्राइस अगर प्राइस का मतलब यहाँ पर इनकम से है, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होगी, डिमांड क्या होगी इनकी इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाएगी, और अगर यहाँ पर इनकम उनकी कम होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड rises as price rises, price increases have no effect on demand, demand decreases as price increases, या फिर determination has equal importance in both demand and supply, बताइए लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए हम सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जैसे अगर हमारा डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस हमारे डिक्रीज होंगे, और डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो प्राइस राइज में जाएंगे, यानी कि इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन कैपिटलिज्म the economic system depends only on the sale of the hands of the end consumer is statement, यानी कि जो सेल है वो इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा डिपेंड करता है केवल जो एंड कंज्यूमर्स होता है उसकी सेल पर। प्रोफेसर बेनहम ने कहा है ये, प्रोफेसर रॉबिन्सन है, प्रोफेसर केन्स, या फिर प्रोफेसर टॉमस, बताइए। देखिए ये जो आंसर है ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है प्रोफेसर बेनहम ने, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कंज्यूमर मीन्स किंगडम ऑफ किंग्स, कस्टमर एम्पायर, एम्पायर ऑफ कैपिटलिस्ट, या फिर एम्पायर ऑफ मैन्युफैक्चरर, क्या होगा यूनिवर्सैलिटी ऑफ कंज्यूमर। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर की बात की जा रही है तो यहाँ पर कस्टमर एम्पायर होगा, यानी कि ग्राहकों का साम्राज्य, ग्राहक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारे काम होते हैं। ग्राहक की डिपेंड पर ही पूरे मार्केट की स्ट्रेटेजी चलती है, ग्राहक की पसंद पर सारी चीज़ें चलती हैं, इसलिए कंज्यूमर क्या होता है, किंग होता है मार्केट का, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर्स यूनिवर्सैलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंज्यूमर यूनिवर्सैलिटी का, इनकम कांस्टेंट, इनकम अनलिमिटेड, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मोनोपोली, बताइए। देखिए जो यहाँ पे प्रतिबंध नहीं कर रहा है वो है यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड। इनकम अनलिमिटेड किस तरह से नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबंध की बात करी जा रही है। देखिए प्रतिबंध होता है इनकम कांस्टेंट से, अगर वो सीमित है तो उस हिसाब से वो यहाँ पर परचेस करेगा, प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन से, और साथ में मोनोपोली से, क्योंकि मोनोपोली से भी कंज्यूमर की बाइंग इफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड से कोई भी उसकी बाइंग इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, रिलेटिवल्स होता है, एब्सोल्यूट होता है, विजिबल होता है, या फिर ये सभी, बताइए। तो यहाँ पर ये कैसा होगा, हमारा सापेक्ष होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।